नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज है 3 अगस्त। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरा केबीसी सीज़न 15 केबीसी प्ले अलॉन्ग टू हॉट सीट तक का सफ़र। वो सफ़र जिसने मुझे केबीसी सीज़न 15 में प्ले अलॉन्ग से लेकर हॉट सीट तक पहुंचा दिया, और वो भी पहले ही प्रयास में, इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। जिन साथियों को नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, मेरा केबीसी में जो सीज़न 15 में सिलेक्शन हुआ था वो प्ले अलॉन्ग के थ्रू ही हुआ था। फॉर केबीसी सीज़न 15 प्ले अलॉन्ग फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड टू हॉट सीट कंटेस्टेंट। टुडे आई विल शेयर माय जर्नी, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रैटेजी फॉर हॉट सीट इन केबीसी सीज़न 15 प्ले अलॉन्ग, my journey from KBC Play Along player to hot seat contestant in KBC season 15 Play Along and how I reached the hot seat in my very first attempt। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैंने कब से जनरल केबीसी और प्ले अलॉन्ग, जो केबीसी प्ले अलॉन्ग सोनी लिव ऐप पर खेला जाता है, वो खेलना शुरू किया, एंड प्ले अलॉन्ग खेलते समय क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, और सबसे ज़रूरी वो छोटी छोटी बातें जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज या एट दैट टाइम गलती कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड हर वो छोटी सी छोटी बात जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, और इफ़ आप उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, वही बातें आपको एक ना एक दिन हॉट सीट तक लेकर जा सकती है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जब से मैंने प्ले अलॉन्ग स्टार्ट किया था खेलना, तो हर साल हर सीज़न में मुझे कितनी बार कॉल आया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो साथी केबीसी प्ले अलॉन्ग के थ्रू केबीसी में जाना चाहते हैं, जिनका सपना है हॉट सीट तक जाने का, जिनको जनरल केबीसी के थ्रू मौका नहीं मिल पाया, जिनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद हो सकता है किसी को लेवल 2 आईवीआर का कॉल ना आई हो सकता है लेवल 2 आईवीआर कॉल आने के बाद किसी को ग्राउंड ऑडिशन की कॉल ना आई हो, और ये भी हो सकता है आप ग्राउंड ऑडिशन देकर आए हैं, अभी उनमें से सब पार्टिसिपेंट्स को तो वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, उनको चाहिए अप्रोक्सीमेटली 300 या लेस दैन 300 पार्टिसिपेंट्स चाहिए होते, कंटेस्टेंट चाहिए होते फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। तो जिनको वहाँ पर मौका नहीं मिल पाता है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है केबीसी प्ले अलॉन्ग के थ्रू जाने के लिए हॉट सीट तक, जो आपका सपना है जाने का। केबीसी प्ले अलॉन्ग एक बहुत बढ़िया सेगमेंट है आपके लिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा केबीसी का सफ़र एक प्ले अलॉन्ग प्लेयर से स्टार्ट करने से लेकर उस ड्रीम मोमेंट तक, उस सपने तक जो मैंने कभी देखा था हॉट सीट पर जाने का, जब मैंने खुद को हॉट सीट पर पाया इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैं केबीसी बहुत दिनों से फॉलो करता था, मतलब बिफोर माय ग्रेजुएशन डेज़। तो एक्चुअल में मैंने केबीसी जो गेम है उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था इन 2016। तो मैं बता दूं एट दैट टाइम उतना मतलब अवेयरनेस भी नहीं था, क्योंकि और ज़्यादातर मतलब मीडिया भी नहीं था कि इसके बारे में जानकारी भी नहीं मिलती थी कि केबीसी में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या पूरा सिस्टम होता है पार्टिसिपेट करने का, क्या मेथड होते हैं, इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती थी। एट दैट टाइम टेलीविज़न वॉज द ओनली मेथड टू पार्टिसिपेट इन दिस शो, क्योंकि एट दैट टाइम ना मोबाइल डेटा उतना अवेलेबल था, क्योंकि 2016 के आई थिंक अप्रैल मई मंथ के आफ्टर ही वो जो जियो का रिवॉल्यूशन था वो हुआ था। उससे पहले तो जो डेटा भी था, इंटरनेट डेटा, वो भी एक महीने के लिए 1.5 GB मिलता था पर डे, तो एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं था आई थिंक। तो बहुत उतना जानकारी नहीं होती थी एट दैट टाइम। फिर भी टेलीविज़न ही एकमात्र ये होता था, सोर्स होता था कि केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए। एट दैट टाइम यूट्यूब जस्ट लोग देखना स्टार्ट किए थे, बिकॉज ऑफ डे बाय डे थोड़े इंटरनेट जो भी रिवॉल्यूशन एट दैट टाइम हो रहा था। तो केबीसी जो केबीसी का सीज़न था 2016 में, एट दैट टाइम जो रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते थे तो यूट्यूबर भी आते थे, और ज़्यादा मेन फोकस हर लोगों का यही होता था कि टेलीविज़न पर जो क्वेश्चन है वो देखे जाए। तो जब भी केबीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता था इन ईयर 2016, तो जो क्वेश्चन आते थे टेलीविज़न पर,
टेलीविज़न पर क्वेश्चन आने के बाद आपको जो आंसर करना था उनके दो मेथड थे। या तो आप एसएमएस से पार्टिसिपेट कर सकते थे शो में, इन जनरल केबीसी की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप आपके लैंडलाइन नंबर से भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये सिर्फ दो मेथड होती थी। एट दैट टाइम सोनी का ऐप था, बट उससे पार्टिसिपेट नहीं किया जा सकता था जितना मुझको पता है। तो वहाँ पर आप या तो एसएमएस भेज सकते थे, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वहाँ से क्वेश्चन आप पहले देखिए रात 9 बजे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उसका सही जवाब है आपको टाइप करके भेजना होता था, केबीसी स्पेस ऑप्शन, फिर आपका एज, जेंडर, और उसको एक नंबर पर सेंड कर देना था। और एट दैट टाइम वहाँ पर एसएमएस भेजने के लिए मतलब चार्ज भी था, 5 रुपीज़ पर एसएमएस, ऐसा कुछ तो चार्ज था। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ऐसा था, आपको एक नंबर दिया जाता था, कितने डिजिट का होता था अभी मुझे याद नहीं है। वो नंबर डायल करने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता, उस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होता था वो आपको लास्ट 2 डिजिट में डायल करना होता था, मतलब 01, 02, 03, 04, ABCD ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट होता था। तो ये दो ही मेथड एट दैट टाइम होती थी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं 2016 से ही गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए ट्राई कर रहा था। तो 2016 से मैं दो नंबर से ट्राई करता था, मेरे जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर है उन दोनों नंबर से मैं ट्राई किया करता था। तो एट दैट टाइम उतनी जानकारी नहीं होती थी, लेकिन एक मेरे मन में मतलब एक ख्वाहिश थी कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, तो चलिए ट्राई करते। मैंने ऐसे ही मतलब कैजुअली स्टार्ट करना मतलब ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो ट्राई करता रहा, फर्स्ट ईयर हो गया तो मुझे नॉट इवन अ सिंगल IVR कॉल भी नहीं आई कभी। दो नंबर से ट्राई करने के बावजूद भी कभी भी नहीं आई कॉल। तो मैं ऐसे ही ट्राई करते रहा 2016, 2017, 2018, 2019, फिर आई थिंक 2020 में तो एपिसोड हुए ही नहीं थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। फिर 2021 में मैंने मतलब ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट किया शो को। एट दैट टाइम मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, सो उतना मतलब डेडिकेशन के साथ मैं पार्टिसिपेट के लिए ज़्यादा ट्राई नहीं करता था। मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन मेथड ही फॉलो करता था। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन IVR कॉल नहीं आती थी, इसीलिए उसके बाद मैं मतलब उतना ध्यान नहीं देता था। तो 2021 से मैंने एक्चुअली शो को ज़्यादा फॉलो करना स्टार्ट किया, इन सेंस ऑफ मतलब खेलना, गेम को फॉलो करना। तो 2021 में जो है सोनी लिव ऐप पर आप गेम खेल सकते थे। जैसे वहाँ पर जो कंटेस्टेंट है एक्चुअल में हॉट सीट पर बैठ के क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, सेम आप सोनी लिव ऐप पर घर बैठे क्वेश्चन के आंसर कर सकते थे। तो ज़्यादा मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, खेलना स्टार्ट किया 2021 से। तो और एक बात बता दूं जिन साथियों को पता नहीं है, 2021 में प्ले अलॉन्ग नहीं हुआ करता था। प्ले अलॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में। 2021 में सिर्फ आप खेल सकते थे, जैसे कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठ के खेल रहे, सेम वैसे ही आप घर बैठ के आपके मोबाइल पर खेल सकते थे। और 2021 में अच्छे खासे प्राइजेस भी दिए जाते थे। आई थिंक टॉप 10 जो लकी विनर होते थे उनको 1 लाख का प्राइज़ भी मिलता था। टॉप 10 लकी विनर्स या टॉप 5 लकी विनर्स अभी मुझे याद नहीं है, तो 1 लाख रुपीज़ का प्राइज़ भी मिलता था। और बहुत ज़्यादा प्राइसेस थे इन 2021। आई स्टिल रिमेंबर 10,000 रुपीज़ के भी प्राइजेस मिलते थे सोनी लिव ऐप पर। और उसमें क्या होता था, ग्रुप्स बनते थे प्ले अलॉन्ग, वो जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2021 में, मतलब प्ले अलॉन्ग एक्चुअली इंट्रोड्यूस 2022 में हुआ था, जिससे कि आप हॉट सीट तक पहुंच सकते थे सोनी लिव ऐप पर गेम, केबीसी शो का जो गेम है ये खेलकर। बट 2021 में ज़्यादा फोकस प्राइजेस पर था, उसमें आपको हॉट सीट पर जाने के लिए मौका नहीं दिया गया था। इन 2021 प्राइजेस अच्छे खासे दिए गए थे, तो एट दैट टाइम ग्रुप्स में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स खेलते थे और वहाँ पर प्राइज़ मिलते थे अच्छे खासे। तो 2021 में उतना मुझे नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं खेलता था और उससे नॉलेज भी अच्छी खासी बढ़ती थी, तो ज़्यादा इंटरेस्ट फिर तब से लेना स्टार्ट कर दिया। तो इन 2022 एकदम मैं पूरा क्लियरली फोकस था गेम पे, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था, फिर भी मैंने एकदम एफर्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो जैसे ही प्ले अलॉन्ग गेम स्टार्ट हुआ 2022 में, केबीसी सीज़न 14 था आई थिंक, प्ले अलॉन्ग को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहले सिर्फ जनरल केबीसी के थ्रू आप हॉट सीट तक पहुंच सकते थे, लेकिन 2022 से आप
सोनी लिव ऐप पर अपने मोबाइल पर घर बैठे सोनी लिव ऐप पर केबीसी खेलकर जो कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठ के आंसर कर रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन के आंसर आपको मोबाइल पर सोनी लिव ऐप पर आंसर करने थे। और वहाँ पर जो फ्राइडे टू थर्सडे का ऐसा कुछ तो काउंट करते थे स्कोर, वो जो टॉप 10 कंटेस्टेंट होते थे उनको सेलेक्ट करने के लिए। तो प्ले अलोंग गेम में जो टॉप 250 कंटेस्टेंट होते थे जिनके स्कोर सबसे ज़्यादा है, पॉइंट्स सबसे ज़्यादा है, टॉप 250 में है पॉइंट्स जिन्होंने स्कोर किए हैं, तो उनको वो क्या करते थे, पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करते थे। तो मैंने 2022 से गेम खेलना स्टार्ट किया। मतलब उतना एक्सपर्ट तो नहीं था, एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं था, मैं सीखने की कोशिश कर रहा था, तो मैं कंटिन्यूअसली गेम खेलता रहा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है जब आप केबीसी प्ले अलोंग गेम खेलते हैं, आपको कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी होती है। जितना आप कंटिन्यूटी रखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा करेंगे, एक वीक गेम खेला, एक दिन गेम खेला, 2 दिन खेला, फिर क्विट कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। इफ़ आप कंसिस्टेंसी रखेंगे प्ले अलोंग में तो आपके हॉट सीट पर जाने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे गेम खेलता गया वैसे मतलब थोड़ी सी आइडिया होने लगी, नॉलेज मिलने लगा। फिर भी एट दैट टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते थे, ज़्यादा कुछ पता न होने की वजह से मतलब बहुत ही सैड फील होता था अगर इफ़ कोई बड़े पॉइंट्स के क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो एट दैट टाइम उतनी नॉलेज नहीं थी, ऐसा लगता था कि रैंक पर सब कुछ होता है, लेकिन रैंक पर सब कुछ नहीं होता था। वो जितने हाई पॉइंट्स आप स्कोर करेंगे उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता था। तो मान लीजिए अगर कोई बड़ी अमाउंट पर क्वेश्चन गलत हो जाता था, लेट्स सपोज 1 करोड़ का क्वेश्चन जिसके 1 लाख पॉइंट्स होते हैं, अगर वो इनकेस गलत हो गया तो बहुत बुरा लगता था। तो ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है पता लगने लगी, क्लियर होने लगी। तो धीरे धीरे हम गेम को सीरियसली खेलने लगे। और जब गेम खेलते थे तो ज़्यादातर फोकस ये होता था कि क्वेश्चन करेक्ट करना है। उसमें क्या होता था, जब प्ले अलोंग गेम को इंट्रोड्यूस किया गया तो इफ़ क्वेश्चन जब सामने आता था, ठीक है, क्वेश्चन आने के बाद जब अमित जी टेलीविज़न पर भी पढ़ते थे और यहाँ पर क्वेश्चन जो है थोड़ा फास्ट आ जाता था, फिर जैसे ही वो ऑप्शन वहाँ पर पढ़ते थे, यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाते थे, तो विद इन 10 सेकंड अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर कर देते थे आपको बोनस पॉइंट्स मिलते थे, 200 बोनस पॉइंट। तो उस बोनस पॉइंट के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो यहाँ पर एक सीधी सी अप्रोच यही है कि उस 200 पॉइंट के चक्कर में क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उस 200 पॉइंट्स के चक्कर में और एक क्या होता है, गूगल पर हर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिलता है बड़े बड़े क्वेश्चन के केस में। तो उस 200 पॉइंट के चक्कर में क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाते थे। तो धीरे धीरे हम मतलब गलतियां कर कर के ही सीखे हैं। पहले तो उतना पता भी नहीं होता था, फिर पता चला कि ये जो गेम होता है इसमें हर दिन खेलना होता है, कंटिन्यूटी रखनी होती है, कंसिस्टेंसी भी रखनी होती है। फिर जैसे जैसे आप खेलते जाते हो तो एक वीक का स्कोर काउंट होता है, वो भी फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट वीक थर्सडे तक। तो उसमें जो भी कंटेस्टेंट टॉप 250 कंटेस्टेंट्स में उनका पॉइंट स्कोर होता है, वो उतना स्कोर करते हैं तो उनको पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर उनको कॉल आती है पीआई के लिए, उनका पीआई होता है, उसमें कंटेस्टेंट फॉर्म भरना होता है, कंटेस्टेंट शीट फॉर्म। वो ईमेल पर भेजने के बाद उनको विद इन मतलब जिस दिन आपको ईमेल रिसीव होता है उस दिन सेम डे रात 12 बजने से पहले भेजना होता है, ये पता चला। फिर ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने लगी। तो फिर 2022 में आई थिंक मुझे कॉल आया था अराउंड अक्टूबर या दिसंबर मंथ में, जो कि मुझे फर्स्ट कॉल आई थी अक्टूबर मंथ में आई थी। एट दैट टाइम मतलब थोड़ा एक्साइटेड था बट नर्वस भी था, क्योंकि ज़्यादा कुछ पता नहीं था, कंसिस्टेंटली गेम खेलता था, इस वजह से कॉल आई, एक नंबर पर कॉल आई 2022 में। तो जैसे ही कॉल आई मुझे ईमेल आया कि आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन इन पर्सनल इंटरव्यू, आप केबीसी प्ले अलोंग गेम के थ्रू सेलेक्ट हुए, ऐसा ईमेल आया जो नॉर्मली आता है। फिर थोड़ा एक्साइटेड था बट नर्वस भी था, क्योंकि आगे क्या होगा ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट एट दैट टाइम उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते थे। तो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट फिल करते समय राइटिंग में फील की थी। तो आप जितना हो सके उतना क्या कीजिए, जब भी सीज़न स्टार्ट होता है ना, कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट को पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आपस में, जो 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 भी कंटेस्टेंट पहले सेलेक्ट होंगे प्ले अलोंग के लिए,
डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी क्वेश्चंस है उसके पहले आप क्वेश्चन के आंसर रफ पेज पर लिख लीजिए। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो आराम से एकदम प्रॉपर उसके आंसर मतलब क्रिएट कीजिए, तैयार कीजिए, लिख लीजिए। कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में आंसर आपको कैसे लिखने हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, तो रेफरेंस के लिए वो वीडियो में वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको वीडियो दिख जाएगी, मैं वहाँ पर अटैच कर दूंगा एंड स्क्रीन पे। अभी जैसे ही वीडियो एंड होगी वहाँ पर आपको दिख जाएगी, तो फॉर योर रेफरेंस आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट आप पहले से ही रफ पेजेस पर उसके आंसर्स बना लीजिए अच्छे से, एकदम क्रिएटिव यूनिक आंसर्स। और आफ्टर दैट इफ़ पॉसिबल हो तो आप टाइप करके फॉर्म रेडी रखिए अपने पास। उससे क्या होता है, जब फॉर्म उनके पास हम भेजते हैं, एक तो आपको केबीसी रिस्पॉन्स वाली जो ईमेल आईडी है सेट इंडिया, वहाँ पर भी फॉर्म सेंड करना है। और सेकंड, जो केबीसी टीम के मेंबर आपका पर्सनली इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके ईमेल आईडी पर भी भेजिए। तो एट दैट टाइम मैंने लिख कर भेजा था, तो लिखते टाइम क्या होता है, हैंड राइटिंग का भी मैटर होता है, किसी की अच्छी होती है किसी की अच्छी नहीं होती है, तो वो एक इफ़ेक्ट होता है। अगर अच्छी हो तो अच्छा दिखता है, फिर भी उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप टाइप करके आंसर पहले से ही रेडी रखिए। वो जो पीडीएफ फॉर्म होता है उसमें आपका अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं आप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मोबाइल में भी आप गूगल पर सर्च करके उस पीडीएफ को एडिट करके आपके आंसर क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट है वो बहुत अच्छी दिखती है। सामने वाला भी खुश होता है कि इतने मतलब आपका इसमें सीरियसनेस भी दिखता है ज़्यादातर, कि आपने लिखने की बजाय टाइप करना प्रीफर किया, तो ये एक अच्छी बात है और उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आता है। तो जैसे ही मुझे कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट रिसीव हुई तो मैंने लिख कर भेज दिया। एट दैट टाइम उतना नॉलेज नहीं था, तो मतलब जैसे तैसे लिख के भेज दिया था, क्योंकि मुझे ईमेल रिसीव हुआ था, कॉल रिसीव हुई थी दोपहर के समय, मुझे अभी भी याद है 2 या 2:30 बजे के आसपास कॉल आई थी, जो कि कॉल मिस हो गई थी, मैं बाहर था इस वजह से। मुझे डाउट हुआ कि नंबर मतलब केबीसी की तरफ से ही कॉल थी, फिर मैंने ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो केबीसी की तरफ से ही थी। फिर जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे फिर से एक बार कॉल आई, मैंने कॉल पिक की, फिर मुझे पता चला कि मेरा पीआई के लिए सिलेक्शन हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि आपको एक कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट भेजी जाएगी, तो उन्होंने कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट बहुत लेट भेजी, अराउंड 7 बजे के आसपास भेजी। तो भेजने के बाद मैंने उसके प्रिंट आउट वगैरह निकले, जैसे तैसे आंसर कर दिए और उसकी स्कैन कॉपीज़ करके kbcresponse@setindia.com इस ईमेल आईडी पर भेज दिए। एट दैट टाइम मैंने एक गलती ये भी की थी कि सिर्फ उस ईमेल आईडी पर भेजी थी, जिन केबीसी टीम मेंबर जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे उनके ईमेल आईडी पर नहीं भेजा था। तो फिर जैसे ही केबीसी रिस्पांस पर मैंने वो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट भेज दी, तो नेक्स्ट डे अराउंड मेरा इवनिंग 5 बजे के अराउंड पर्सनल इंटरव्यू था। तो ज़्यादातर मतलब एट दैट टाइम नॉलेज नहीं थी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पहले उन्होंने मतलब एकदम रिलैक्स कंफर्टेबल किया मुझे, मतलब पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन पूछा, क्या करते हैं कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा कंफर्टेबल फील कराया। आफ्टर दैट उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो एट दैट टाइम आई थिंक मुझे 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे इन 2022। तो 20 क्वेश्चंस ऐसे 20 या 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी मुझे याद नहीं है। तो इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, उसमें से एक भी इजी क्वेश्चन था ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे, सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है कि क्वेश्चन पूछा गया था दिए गए ऑप्शन में कौन सा वो प्लैनेट है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। इतना टफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी, तो बहुत मतलब नर्वस हुआ था और इतने क्वेश्चन गलत हुए थे। तो क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही इतना डिफ़िकल्ट था, एट दैट टाइम बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ऐसे ही 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछने लगे केबीसी टीम के मेंबर्स, लेकिन एट दैट टाइम उतनी नॉलेज भी नहीं थी मुझे। तो फिर जैसे तैसे इंटरव्यू दे दिया। आई थिंक जो 15 या 20 क्वेश्चंस पूछे थे मुझे, उसमें से आई थिंक 5 to 7 क्वेश्चंस ही मैं उसके जवाब सही दे पाया हूँगा, वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ही उतने डिफ़िकल्ट थे। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू मतलब ख़त्म हुआ, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट तक ये इंटरव्यू चला होगा। मुझे मतलब इतना तो पता चल गया था कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया है पर्सनल इंटरव्यू में, और होप्स भी नहीं थे कि कुछ हो सकता है। फिर भी एक थोड़ा सा मुझे लगा कि देखते हैं वेट करके।
फिर आफ्टर इंटरव्यू मैंने वेट किया, फिर पता चला मतलब इतनी प्रिपरेशन से तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करने की मैंने मतलब सोची, मैंने डिसाइड किया कि इसमें अभी बहुत कुछ जो चीज़ें हैं इम्प्रूव करनी है। तो फर्स्ट मैंने डिसाइड किया कि जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट है उसको किसी भी हाल में इम्प्रूव करना है क्वेश्चंस को। तो मैं बारीकी से क्वेश्चन पढ़कर समझने लगा और उसके जो जवाब है मैं मतलब उसकी प्रैक्टिस करने लगा कि इसके यूनिक से यूनिक जवाब क्या दिए जा सकते हैं। तो उसकी मैं प्रैक्टिस करने लगा। तो इन ईयर 2022 प्ले अलॉन्ग के लिए मैंने एक ही नंबर से ट्राई किया था। सोनी लिव ऐप पर जो मेरा अकाउंट था एक ही नंबर पर था, तो उस पर मैंने ट्राई किया था। फिर जैसे ईयर 2023 आया तो मेरी प्रिपरेशन जो है काफ़ी हद तक सही हुई थी, क्योंकि नॉलेज मुझे अच्छी खासी थी, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होता है केबीसी शो में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे उसका अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ तो मेरे क्वेश्चन अच्छे खासे उसकी प्रिपरेशन होती रहती है मेरे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो साइंस या अदर कोई करंट अफेयर्स हो, जनरल नॉलेज हो। तो यहाँ पर मेरी मतलब अच्छी खासी कमांड है। तो ज़्यादातर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, इसीलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से करंट अफेयर्स भी अच्छा था। तो फिर इन ईयर 2023 मैंने अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया था खुद को। तो जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट है उसके मैंने अच्छे खासे आंसर पहले ही तैयार कर लिए थे। जैसे 2023 का सीज़न स्टार्ट हुआ, वहाँ पर मैंने फर्स्ट काम यह किया कि जब सीज़न स्टार्ट हुआ और जब कंटेस्टेंट को प्ले अलॉन्ग के लिए बुलाया जाने लगा इन ईयर 2023, तो मैंने सबसे पहले कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट की जो पीडीएफ थी वो अपने आप सर्कुलेट हो जाती है, तो वो तो इन ईयर 2023 सीज़न 15 में जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट सर्कुलेट हुई, तो मैंने पहले देखा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए उसमें। उसके अकॉर्डिंग मुझे इतनी तो प्रैक्टिस हो गई थी कि क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं और उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट को। तो उसका मैंने रफ वर्क किया, पहले पहले डिसाइड किया इसको कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो उसमें जो जितने भी क्वेश्चन पूछे थे मेरे लाइफ से रिलेटेड, हर उस क्वेश्चन का मैंने अच्छे से अच्छा जवाब दिया था उस कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में। इतना बढ़िया मतलब जवाब दिया था कि एटलीस्ट सामने जो केबीसी टीम के मेंबर्स है, जो भी वो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट पढ़े, उनके ऊपर एक अच्छा खासा इंप्रेशन पड़े, इस हिसाब से मैंने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो सबसे पहले रफ वर्क करने के बाद जैसे ही सीज़न स्टार्ट हुआ था, एट दैट टाइम मैंने वो जो पीडीएफ फॉर्म होती है कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट की, वो पूरी लैपटॉप में ऑटोमेटिक फिल करके मतलब टाइप करके सेव करके रखी थी। क्योंकि मुझे पता था जब भी कॉल आती है प्ले अलॉन्ग के थ्रू, जब आपका सिलेक्शन होता है, एट दैट टाइम आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है कि आप कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट मतलब उनका भेजने का वेट करो। वो बहुत लेट इवनिंग के टाइम पे भेजते हैं, फिर आप कब टाइप करेंगे, कब लिखेंगे, कब उनको भेजेंगे, तो इसमें दिक्कत हो जाती है। और बहुत अभी ईयर 2022 में मतलब इतना परेशान हुआ था मैं, नर्वस होता है, और उनको ईमेल में वो क्लियरली बताते कि आपको रात 12 बजे से पहले भेजना होता है। तो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है। इस वजह से मैंने पहले से ही कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट के आंसर्स रेडी रखे थे, और जैसे ही मुझे लगा कि हर क्वेश्चन का आंसर एकदम मैंने अच्छे से लिखा है, यूनिक लिखा है, जिससे कि उन पर मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़े, फिर उसके बाद मैंने वो पीडीएफ कॉपी जो होती है उसके आंसर्स मैंने लैपटॉप पर टाइप करके लिख दिए। और मेरी जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट थी वो एकदम बढ़िया से मैंने तैयार रखी। इवन आंसर तो मैंने टाइप कर दिए, इवन मैंने फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, ऑल द डिटेल्स पूरी मैंने ऑटोमेटिक फिल कर दी। फोटोग्राफ भी पीडीएफ कॉपी में वहाँ पर कंप्यूटर लैपटॉप पर अपलोड कर दी। एकदम बढ़िया से बढ़िया कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट को मैंने तैयार कर दिया। तो जैसे ही सीज़न 15 के गेम स्टार्ट हुए, मैं कंसिस्टेंटली खेलता था हर दिन बिना स्किप किए। मतलब इतना कंसिस्टेंसी रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एट दैट टाइम मेरा जो स्टडीज़ होता था वो भी चलता था, और रात को 1.5 आवर मतलब 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, तो सीज़न 15 में 11 बजे तक भी एपिसोड चला जाता था, फिर भी मैं कंसिस्टेंटली गेम को खेलता था। तो मेरा सीधा सा अप्रोच यही होता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी प्ले अलॉन्ग खेलते टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और इफ़ कंटेस्टेंट मतलब प्ले अलॉन्ग प्लेयर जिसको पैप बोला जाता है, PAP,
तो वो अगर विद इन 10 सेकंड आंसर कर देते हैं तो उनको तेज़ जवाब के लिए 200 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, बोनस पॉइंट। तो उस बोनस पॉइंट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी फर्स्ट। तो मेरा सीधा सा अप्रोच यही होता था कि जितना हो सके क्वेश्चन को करेक्ट करना है। अगर क्वेश्चन करेक्ट होता है तो आपके पॉइंट भले ही 200 पॉइंट ना मिले, लेकिन आप जो है एटलीस्ट कंपटीशन में बने रहेंगे। तो लेट्स सपोज देखिए 12,50,000 का जो क्वेश्चन होता है उसके पॉइंट्स जो मिलते हैं 12,500 पॉइंट्स, या 25 लाख का क्वेश्चन होता है उसके 25,000 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पर आपका क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाता है सिर्फ उस 200 पॉइंट्स के चक्कर में, तो आपकी जो रैंक है वो भी नीचे आ जाती है और आप जो है कंपटीशन से बाहर भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका कम से कम टॉप 250 या 300 हर सीज़न के अकॉर्डिंग इस नंबर में वेरिएशन आता रहता है, उनके अकॉर्डिंग होता है, इसमें चेंज भी हो सकता है। तो इसमें आने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है, मतलब उन 200 पॉइंट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। तो मेरी सीधी सी ये स्ट्रैटेजी थी कि ये 200 पॉइंट्स के चक्कर में मुझे बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, मुझे जो क्वेश्चन के पॉइंट है वो हर हाल में क्वेश्चन सही करके वो स्कोर करना है। तो मैं ऐसे ही गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और हर क्वेश्चन के आंसर अच्छे से सही करता गया। फिर भी गलतियाँ हो जाती थी कभी कभार, क्योंकि क्या है गूगल पर हर क्वेश्चन के आंसर सही से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन के आंसर करता गया, वहाँ पर फिर मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि जो लास्ट ईयर गलतियाँ की थी वो अभी गलतियाँ फिर से एक बार हो रही है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं फिर से एक बार मतलब तैयारी करने लगा कि इन गलतियों को कैसे बिल्कुल नहीं दोहराना है और कैसे गलतियाँ नहीं करनी है। तो जैसे ही गेम खेलता गया मैं कंसिस्टेंटली गेम खेलने के बाद फाइनली ईयर 2023 में मुझे कॉल आ गई, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली खेलता था, हर जवाब सही देने का ट्राई करता था और ज़्यादातर उस 200 पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ता था। लेकिन एक बार जब आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो आप सही अप्रोच से, तो ये भी हो जाएगा कि वो 200 पॉइंट्स के लिए आप विद इन 10 सेकंड आंसर कर दोगे। लेकिन जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे कि 1 करोड़ वाला क्वेश्चन हो गया या 50 लाख वाला क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, इधर उधर हो सकता है। लेकिन ऑलमोस्ट केसेस में जो है आपके विद इन 10 सेकंड में आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ऐसे करने के बाद फाइनली मुझे कॉल आ गया इन ईयर 2023 फॉर सीज़न 15। तो कॉल आने के बाद आई वॉज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि मतलब जिस पल के लिए मैं वेट कर रहा था वो फाइनली आ चुका था। तो इस बार मैं पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रिपेयर था। तो एट दैट टाइम जब मैंने वो PDF फॉर्म होती है ना, कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट, वो प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखी हुई थी। तो फिर इसके लिए मैं प्रिपेयर था। तो जैसे ही KBC सीज़न 15 का गेम स्टार्ट हुआ था अगस्त से लेकर, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मतलब मैं गेम कंसिस्टेंटली खेलता रहा। 200 पॉइंट्स के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं होने दिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना फोकस ये इसी पर था कि क्वेश्चन को करेक्ट किया जा सके, गलत ना होने दिया जाए। तो ऐसे ही करते करते फाइनली मुझे कॉल आई KBC टीम की तरफ से फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन नवंबर। तो मुझे आज भी याद है, मैं आपको बताता हूँ मुझे एग्जैक्टली कॉल कब आई थी। तो जो 19 नवंबर 2023 को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था वर्ल्ड कप 2023 में। तो आज भी मुझे याद है आफ्टर दैट 20 नवंबर को बिकॉज इंडिया लॉस्ट द फाइनल, तो आई वॉज वेरी सैड। बहुत मतलब मैं भी बहुत सैड हुआ था, क्योंकि जो वर्ल्ड कप हम डिज़र्व करते थे वो सिर्फ एक मैच की वजह से हम हार गए। तो एट दैट टाइम सडनली मुझे अराउंड आफ्टरनून में अराउंड 12:30 कॉल आया था आफ्टरनून के टाइम पर। तो जैसे ही मुझे नंबर दिखा, तो KBC प्ले अलॉन्ग का जो नंबर होता है जिस नंबर से कॉल आती है फॉर पर्सनल इंटरव्यू, वो लैंडलाइन का नंबर होता है, वो पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं होता है। तो +22 का नंबर था, जो कि मुझे ऑलरेडी पता था नंबर कौन सा है। तो सडनली उस नंबर से कॉल आई, तो फिर मैं कॉल पिक किया और कॉल को अटेंड किया। फिर उन्होंने मतलब KBC टीम मेंबर ने सामने से बताया वेरिफिकेशन करने के बाद कि क्या आप प्ले अलॉन्ग खेलते हैं, तो हाँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका पर्सनली इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू होने वाला था उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी और इंस्ट्रक्शन दिए। फिर
इस दरमियान मैंने जैसे आपको बताया इन सीज़न 15 अगस्त से लेकर नवंबर तक मैंने जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट है उस पर इतना अच्छा खासा काम किया था, मतलब वर्क किया था, आंसर्स को अच्छे से मॉडिफाई किया था। और फाइनली मतलब एट दैट टाइम मेरे पास जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट थी वो रेडी थी विथ परफेक्ट आंसर्स। और मतलब ऐसे आंसर्स अच्छे से लिखे थे कि सामने वाले को पढ़कर इंटरेस्ट आना चाहिए, उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो फिर जैसे ही मुझे ईमेल रिसीव हुआ, उन्होंने मुझे कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट भेजने तक का वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट ऑलरेडी ग्रुप्स में सर्कुलेट हो चुकी थी। तो सब कुछ तैयार था अच्छे से। फिर इंस्ट्रक्शन मैंने अच्छे से पढ़े। फिर नेक्स्ट डे मुझे मॉर्निंग का टाइम दिया गया था, अराउंड 11 बजे या 12 बजे मेरा नेक्स्ट डे पर्सनल इंटरव्यू होना था। तो फिर एट दैट टाइम मैंने सबसे फर्स्ट एक काम किया, तो जो कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट मैंने अच्छे से प्रिपेयर करी थी टाइप करके, फ़ोटो वगैरह अपलोड करके, सिग्नेचर वगैरह अच्छे से अपलोड करके, मैंने एट दैट टाइम एक मतलब अच्छा काम ये किया था कि केबीसी रिस्पॉन्स वाली जो ईमेल आईडी होते हैं उस पर तो भेज दी एक कॉपी, और सेकंड कॉपी जो केबीसी टीम के मेंबर मेरा पर्सनल इंटरव्यू लेने वाले थे उनके ईमेल आईडी पर भी, मतलब जिस ईमेल से मुझे पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन का ये आया था, ईमेल आया था, उस पर भी भेज दिया। और आपको पता होगा शायद फिर मतलब एक ईमेल जो आता है वो केबीसी रिस्पॉन्स वाली ईमेल आईडी से आता है, और फिर नेक्स्ट डे जो मीटिंग की लिंक होती है जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर होती है जनरली, तो वो जो केबीसी टीम मेंबर आपका इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनके ईमेल आईडी से वो भेजते हैं, जो लिंक होती है जिस पर आपको कनेक्ट करना होता है वीडियो कॉल उस पर। तो मैंने उस ईमेल आईडी पर ये सेंड कर दिया कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट। तो ये मतलब एक अच्छी मूव है। एक तो आपको केबीसी के ईमेल आईडी पर भी भेजनी है, और जो केबीसी टीम के मेंबर है आपका इंटरव्यू लेने वाले उनके ईमेल आईडी पर भी भेजने हैं। फिर आफ्टर दैट इस बार मैं अच्छा खासा प्रिपेयर्ड था, और मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था। तो फिर जैसे ही नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने एकदम कंफर्टेबल किया। तो जितना प्रेशर मैं 2022 में फ़ील कर रहा था उतना प्रेशर मुझे इस बार फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं अच्छा खासा प्रिपेयर था। तो फिर उन्होंने शुरुआत में मुझे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे, नाम, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो मैंने अपना पूरा डिटेल जो मैं उसके लिए प्रिपेयर था मैंने अच्छे खासे जवाब दिए उसमें। फिर आफ्टर मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए वन बाय वन पूछना। तो 2023 में मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 10 क्वेश्चन में से मुझे लगता है मैंने 9 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए थे। तो उसमें एक आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आईपीएल टीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन किससे पूछा गया था, सॉरी थोड़ा याद नहीं आ रहा था इसी वजह से। तो एक क्वेश्चन एक वेब सीरीज से रिलेटेड पूछा गया था, सैक्रेड गेम्स जो वेब सीरीज़ है उसमें जो गणेश गायतोंडे का कैरेक्टर होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी ज़्यादातर कुछ क्वेश्चंस याद नहीं है, ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन मुझे करेक्टली याद है, लैंडलॉक कंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका करेक्ट आंसर कजाकिस्तान था, जो कि मैंने सही जवाब दिया था। तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर थे मैंने आउट ऑफ 10 9 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए थे। अगर मुझे क्वेश्चन याद होते, क्योंकि मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी मैंने मतलब रिकॉर्ड नहीं किया था जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था प्ले अलॉन्ग के लिए, तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, इस वजह से क्वेश्चन थोड़े से ही याद है, ज़्यादा याद नहीं है। तो इतना कंफर्म मैं बता सकता हूँ कि आउट ऑफ 10 9 क्वेश्चंस करेक्ट थे। तो जब 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, एट दैट टाइम आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि ये मतलब 100% दे दिया है मैंने ऑब्वियसली। फिर मैं जो आपको याद होगा जब हमने लास्ट टाइम कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट डिस्कस किए थे, मैंने उसमें आपको बताया था, उसमें एक आपको फील करना होता है, इफ़ आप किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हो, चाहे एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, स्पोर्ट पर्सन हो या कोई भी हो, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ डू मेंशन इन कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट, क्योंकि उससे क्या होता है आपका अच्छा खासा इंप्रेशन पड़ता है। आपका मूवीज़ में इंटरेस्ट हो, आपका सॉन्ग्स में इंटरेस्ट हो, या आपकी कोई हॉबी हो, पेंटिंग हो, या फिर अदर कोई हो, ट्रैकिंग करने की हॉबी हो, या फिर कोई भी पैशन आप फॉलो करते हैं, प्लीज़ डू मेंशन इन कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट। तो मेरी जो फेवरेट सेलिब्रिटी थी, फेवरेट एक्ट्रेस थी, उनके बारे में भी मैंने अच्छा खासा मेंशन किया हुआ था कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में। उसका जो इम्प्रेशन था वो बहुत ही बेहतरीन इम्प्रेशन पड़ा था उन पर केबीसी टीम मेंबर। उन्होंने मुझे पर्टिकुलर दैट उस सब्जेक्ट पर कम से कम 5 से 7 मिनट तक बात की थी उस सब्जेक्ट पर।
मैंने जो मेरे फेवरेट एक्ट्रेस का नाम दिया था उसमें, तो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। तो फिर उनको उस बारे में बताने के बाद जो भी मैंने पॉइंट्स शेयर किए थे उनके साथ, वो अच्छे खासे इम्प्रेस हुए थे एट दैट टाइम। और जो भी उनके साथ मैंने बातें शेयर की, वो बातें सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा, वो बहुत खुश हुए। तो एट दैट टाइम मुझे इतना तो पता चल गया था कि मेरा इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा है और ये जो पर्सनल इंटरव्यू वो बहुत ही बेहतरीन दिया है मैंने। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर करने के बाद अराउंड मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था लगभग मान लीजिए 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक चला था, अभी भी मुझे याद है। फिर जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा कि आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। मतलब एक पॉजिटिव नोट पर इंटरव्यू जो है ख़त्म हुआ। तो आफ्टर इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद, पर्सनल इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद, मुझे इतना तो मैं कॉन्फिडेंट था कि ये जो आउट ऑफ 10 मैंने 9 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दिए हैं, और जो बाकी जो भी क्वेश्चन के आंसर, चाहे वो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन के आंसर हो, मैंने इतने बेहतरीन दिए थे। तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था मुझको कि अब इससे हो जाएगा सिलेक्शन। इतना कॉन्फिडेंस आया था, बट मैं प्रीटी श्योर नहीं था। फिर जैसे ही 21 नवंबर को ये मेरा पी आई ये हुआ था, कंडक्ट किया गया था। 20 नवंबर को कॉल आई थी, 21 नवंबर के दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो फिर आफ्टर इंटरव्यू मैं अच्छा खासा कॉन्फिडेंट था कि इससे आप कुछ ना कुछ, मतलब गुड वाइब्स आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। फिर जैसे ही 7 दिन होने के बाद, आई थिंक 21 नवंबर को पर्सनल इंटरव्यू जब कंप्लीट हुआ, 7 दिन बाद 27 या 28 नवंबर के अराउंड मुझे फाइनली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन की कॉल आ गई। तो फाइनली मैं अभी भी याद है मुझे, अराउंड इवनिंग के टाइम में कॉल आई थी, 7 या 7:30 के आसपास। मोबाइल नंबर था। तो जैसे ही मैंने मोबाइल नंबर देखा, एट दैट टाइम आई वाज क्वाइट श्योर कि ये मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए कॉल है, नाम पढ़ के। फिर जैसे मैंने कॉल पिक किया, उन्होंने पहले वेरिफिकेशन किया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, फिर उसके बाद में बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन हो चुका है। फिर उन्होंने मुझे शूटिंग से रिलेटेड पूरे इंस्ट्रक्शन दिए, शूटिंग डेट, फिर बाकी इंस्ट्रक्शन दिए कपड़ों से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या साथ में लेकर आने हैं, और डूज एंड डोंट्स, ऐसे पूरे इंस्ट्रक्शन दिए। वो कॉल लगभग मानकर चलिए 30 से 35 मिनट्स तक वो कॉल चली थी। तो पूरे बेसिक डिटेल्स देने के बाद, मतलब मैं इतना हैप्पी था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो आपने सपना देखा था वो फाइनली पूरा हो गया है, उसके लिए आपको कॉल आई है। बट एट दैट टाइम मैं अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो एट दैट टाइम जो डॉक्यूमेंट बताए गए थे मुझे, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, जैसे कि कैंसल चेकबुक, मुझे उसके लिए रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ी। और चेकबुक के लिए जो रिक्वेस्ट प्लेस करने के बाद, आई थिंक मुझे 7 से 9 दिन के बाद मिलने वाला था। एट दैट टाइम ही मुझे वहाँ पर बुलाया गया था। तो फिर एट दैट टाइम उन्होंने मुझे पहले कंफर्म डेट नहीं बताई थी शूटिंग के लिए। तो पहले उन्होंने बताया था 1 से 2, 3, 4 दिसंबर के लिए डेट दी गई थी। फिर 5, 6, 7 के लिए एक डेट दी गई थी उनके द्वारा। 4, 5, 6 के लिए, सॉरी 4, 5, 6 से एक डेट दी गई थी, और 1, 2, 3 दिसंबर, ये 2 डेट्स दी गई थी। तो एट दैट टाइम उन्होंने कंफर्म मुझे नहीं बताया था कि कौन सी डेट पर आपका शूट होने वाला है। तो फिर कुछ दिन बाद केबीसी टीम के डिफरेंट मेंबर्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हैं, उनकी तरफ से कॉल आने स्टार्ट हुए। तो पहले जो कॉल आया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कॉल आया। डॉक्यूमेंट के लिए वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप पर, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि पूरा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पर ही होता है, जो भी आपका फर्दर प्रोसेस होता है। फिर उनके द्वारा मुझे डिटेल्स शेयर करने के लिए बताया गया। फिर मैंने नाम, एज, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कंपेनियंस की डिटेल, ये पूरा व्हाट्सएप पर भेजा। और उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इंग्लिश में हिंदी में पूरा भेजना होता है। फिर आफ्टर दैट कंपेनियन के डॉक्यूमेंट्स, आपके साथ जो भी आने वाले हैं, ट्रैवल से रिलेटेड, उनके रिस्पेक्टिव केबीसी टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कॉल आने के बाद बता दिया गया था कि जब तक आपको केबीसी टीम के मेंबर नहीं बताएंगे टिकट बुक करने के लिए, या हम बुक करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए बोला गया था। तो अकॉर्डिंगली मैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। तो कपड़ों से रिलेटेड बताया गया, कम से कम आपको 4 या 5 कपड़ों के फ़ोटो भेजना है। तो उनके अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैं पूरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करता गया। फिर कपड़ों से रिलेटेड हो गया।
बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी हो गया, PDF कॉपीज़ आपको स्कैन करके भेजनी होती है। आफ्टर दैट जो है ट्रैवल से रिलेटेड मुझे लास्ट मोमेंट पर उनकी तरफ से कॉल आया। पहले मुझे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल में बताया गया था कि जब तक KBC टीम के मेंबर आपको नहीं बताते तब तक आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बताया था कि टिकट हम बुक करेंगे, आपको करने की बुक ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको रीइंबर्समेंट नहीं किया जाएगा, आपको उसका जो भी है पैसा वो मतलब नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पहले क्लियरली बताया था। तो जैसे ही 1 या 2 दिसंबर आया था, एट दैट टाइम लास्ट मोमेंट पर मतलब उनका KBC टीम मेंबर जो थे, जो ट्रैवल से रिलेटेड कांटेक्ट करने वाले थे, उनकी तरफ से कॉल आया ट्रैवल के लिए। बिफोर दैट 1 या 2 दिन पहले ही मुझे शूटिंग डेट उनकी तरफ से क्लियरली बताई गई थी कि आपकी शूटिंग डेट जो है 4, 5, 6 ये आपका मतलब शेड्यूल रहने वाला है। तो ट्रैवल से रिलेटेड मुझे कॉल आया था, आई थिंक 1 या 2 दिसंबर को। उनकी तरफ से मुझे बताया गया कि टिकट आपको खुद से बुक करनी है और जो भी उसका रीइंबर्समेंट होगा आने के बाद हम आपको मतलब पूरा क्रेडिट कर देंगे। उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दे दी थी। तो लास्ट मोमेंट पर थोड़ी सी परेशानी हुई थी, क्योंकि ट्रेन का एट दैट मोमेंट ट्रेन का अवेलेबल नहीं होता, आप सब जानते होंगे, क्योंकि इंस्टेंटली नहीं मिल पाता है। तो बस का ही ऑप्शन था, जो वॉल्वो बस होती है उसकी बुकिंग करने के बाद हमका मतलब थोड़ा सा इजी रहा। तो यही करते इंस्ट्रक्शन उन्होंने क्लियरली दिया था, इस वजह से फॉलो तो करना पड़ेगा। बट जनरली केसेस में, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, वो लास्ट मोमेंट पर चेंज करते हैं और बता देते हैं कि आपको ही करना है। अभी जो मुंबई के आसपास रहते हैं, जो महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं, उनके लिए तो फ़्लाइट का टिकट नहीं होता, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो या तो ट्रेन नहीं तो वॉल्वो बस। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स मुंबई के आसपास वाले स्टेट में रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाती है, क्योंकि वॉल्वो बस के माध्यम से आना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, और ट्रेन का लास्ट मोमेंट पर टिकट नहीं मिल पाता है। तो जैसे तैसे करके टिकट का भी अरेंजमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मेरा जो कैंसिल मतलब चेकबुक का रिक्वेस्ट मैंने प्लेस किया था वो भी चेकबुक मिल गया मुझे फाइनली। फिर आई वॉज मतलब टोटली प्रिपेयर्ड टू गो फॉर मुंबई फॉर KBC शूटिंग। तो मुझे बताया गया था कि 4 दिसंबर को आप ट्रैवल करेंगे, 5 दिसंबर तक आप वहाँ पर पहुँचेंगे होटल वेन्यू पर, जहाँ पर भी अकोमोडेशन की आपकी अरेंजमेंट की गई है। तो उन्होंने टाइम दिया था इवनिंग तक आपको रिपोर्ट करना है। तो हम मॉर्निंग में ही पहुँच गए थे। जैसे ही हम होटल पर पहुँचे, फिर KBC टीम के मेंबर्स को हमने इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ गए हैं। उससे पहले होटल मैनेजमेंट की तरफ से भी हमको कॉल किया गया था और बताया गया था कि आप आ रहे हैं या नहीं। उनको फिर हमने बता दिया था कि यस वी आर कमिंग। फिर जैसे ही KBC टीम के मेंबर से हम मिले, उन्होंने बताया आप आज का दिन आपको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है। सिर्फ इवनिंग के टाइम KBC टीम के मेंबर आएंगे, आपको थोड़ा सा ब्रीफ देंगे अबाउट शूटिंग डे, कैसा आपको क्या करना है, पूरे इंस्ट्रक्शन देंगे एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो इवनिंग के टाइम पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर लिए, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होता है। आपको जो ओरिजिनल कॉपीज़ होती है वो सॉफ्ट कॉपीज़ PDF फॉर्म में भेजनी होती है व्हाट्सएप पर, और बाकी जेरॉक्स कॉपीज़ वहाँ पर आपको देनी होती है एट दैट टाइम। और कैंसिल चेक जो होता है आपका चेकबुक का, वो ओरिजिनल देना होता है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने के बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी देनी होती है। तो आफ्टर दैट मतलब वी आर मच एक्साइटेड, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हम नेक्स्ट डे के लिए। तो फिर जैसे ही हम उस दिन तो पूरा रेस्ट ही करना होता है, फिर उन्होंने ब्रीफ देने के बाद पूरा हम प्रिपेयर थे और नेक्स्ट डे के लिए मतलब एक्साइटेड थे। फिर नेक्स्ट डे हमको बताया गया था कि आपको 6 बजे शूटिंग के लिए सेट के लिए निकलना है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहिए। तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे हम प्रिपेयर थे और 6 बजे हमको जाना था सेट पर। तो हम निकल गए सेट के लिए। वहाँ पर जाने के बाद कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है उनके द्वारा पूरी की जाती है, और उनके इंस्ट्रक्शन हमको वहाँ फॉलो करने थे, ऐसा उन्होंने बताया। फिर जैसे ही हम एंटर करें, जो भी कपड़ों से रिलेटेड आपका सिलेक्शन होता है वो सेलेक्ट करने के बाद उनको हैंड ओवर करने के बाद वो प्रेस करके आपको ला के देते हैं। एट दैट टाइम जो भी रूम होता है वहाँ पर जाने के बाद हमारा मेकअप वगैरह किया गया। मेकअप करने के बाद हमको रेडी होने के लिए बुलाया गया। फिर आफ्टर दैट हमारे फ़ोटोग्राफ्स खींचे गए, क्योंकि वहाँ पर बिग बी सर को दिखाते हैं और हर व्यक्ति के नाम भी बताते हैं। और बिफोर शूटिंग डे हर किसी कंटेस्टेंट का जो करेक्ट नाम होता है, उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होता है, वो रिकॉर्ड किया जाता है और उनको भेजा जाता है। तो ये पूरा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद हमको ऑन सेट लेकर जाया गया। वहाँ पर हमारा जो है डेमो टेस्ट लिया गया। तो डेमो टेस्ट का मैं किस्सा बता देता हूँ आपको, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा था।
फिर जैसे ही हम सेट पर पहुँचे, केबीसी टीम के मेंबर्स वहाँ पर भी आपको एक छोटा सा ब्रीफ देते हैं, पूरे इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हुए, तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर जैसे ही डेमो टेस्ट लिया गया, स्टार्ट किया गया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के क्वेश्चन पूछे गए, बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस, कि आपको अंदाज़ा हो जाए कैसे क्या होता है, आपको कैसे आंसर करना है, कितने समय में आंसर करना है, आपको एक प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए। फिर जैसे उनके द्वारा क्वेश्चन पूछे गए बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस, तो उनका ये पर्पज़ होता था कि टच वर्क कर रहा है या नहीं, ये पूरी जो टेक्निकल चीज़ें होती है इससे रिलेटेड वो आपका डेमो टेस्ट लेते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत होती है तो वो आपको बताने के लिए बोलते हैं, तो आपको एट दैट टाइम तुरंत के तुरंत उनको बताना होता है। तो बैक टू बैक 5 क्वेश्चंस पूछे, मैं आपको बताता हूँ, मुझे अभी भी याद है क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। तो अरेंज करना था इंडिया के जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट, जैसे कि भारत रत्न हो गया, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जो भी सीक्वेंस है हाईएस्ट टू लोएस्ट, मतलब इनके 1 2 3 नंबर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था कि इनको मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट में अरेंज कर दीजिए उनके प्रायोरिटी के हिसाब से। तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कपड़ों की साइज़ होती है, मतलब जैसे कि स्मॉल हो गया, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, तो उसमें भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। फिर ऐसे ही और क्वेश्चंस पूछे थे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, फिर भी गलत हो गए। तो फिर उसमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि क्या हो रहा है, मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वेट करते हैं, ये मुझे मतलब फॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी मिली है, फिर भी मैं ऐसा क्यों खेल रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे मतलब वहाँ पर फील हुआ कि 5 क्वेश्चन पूछे गए और पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस में मेरा एक भी सही जवाब नहीं आया। तो यहाँ पर एक बात मैं मिस कर गया ये बताना कि बिफोर शूटिंग डे आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे कंटेस्टेंट जो होते हैं पढ़ने में लग जाते हैं, तो वैसा बिल्कुल मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। आपको अगर पढ़ना है तो जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है वहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिफोर शूटिंग डे आपका माइंड रिलैक्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिक अगर आप थोड़ा ओवरलुक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के पूछे जाते हैं, तो एक दिन में कुछ भी कवर नहीं होता है। इससे बेटर यही रहेगा अगर आप एक्चुअल में अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सीज़न स्टार्ट होने के बाद ही आप अच्छा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा प्रिपरेशन करिए ताकि वहाँ पर जाने के बाद आपका माइंड रिलैक्स रह सके। क्या होता है जनरली जो कंटेस्टेंट होते हैं वहाँ पर जाकर एक गलती कर देते हैं कि वहाँ पर भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है माइंड थोड़ा सा मतलब ये रहता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और जितना आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा उतना बेस्ट परफॉर्मेंस आप नेक्स्ट डे दे पाएंगे। तो मैंने उतना ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अच्छा खासा मेरा पढ़ा हुआ जो भी है वो हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता हूँ, सो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि अच्छा खासा अपनी तैयारी हो चुकी है। तो फिर जैसे ही वो 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, मुझे थोड़ा सा मतलब फील हुआ, थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, मुझे मिला है और मैं उसको मतलब उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पा रहा था। तो थोड़ा सा मैंने एकदम ऐसा डीप ब्रीदिंग किया, एकदम फिर रिलैक्स हो गया। मैं ज़्यादा सोचा नहीं उसके बारे में, क्योंकि मुझे पता था अभी थोड़ी देर में ही गेम स्टार्ट होने वाला है, तो इसका बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर मैंने वो बात छोड़ दी। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, फिर एंट्री हुई शहंशाह महानायक श्री अमिताभ बच्चन सर की। तो फर्स्ट टाइम उनको देख रहा था, तो आई वॉज मेस्मराइज बाय हिज पर्सनैलिटी, बाय हिज एनर्जी, जो कि अनमैचेबल थी एकदम। एट दिस एज इज़ जस्ट अ नंबर जो बोलते हैं, वो उन्होंने अच्छा खासा प्रूव किया हुआ है अभी तक। तो आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय हिज प्रेजेंस। तो जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। फिर आफ्टर दैट क्वेश्चन की बारी आई, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन की। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मुझे एट दैट टाइम मेरा माइंड एकदम रिलैक्स था। और जैसे ही क्वेश्चन मैंने पढ़ा, हर एक शब्द मैंने डिटेल केयरफुली पढ़ा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत मेरे माइंड में ऑप्शंस रेडी थे। तो मैं बता दूं, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ओडीआई में जो सेंचुरीज की गई थी क्रिकेटर्स द्वारा, उनको हाईएस्ट टू लोएस्ट में अरेंज करना था। तो एट दैट टाइम वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो एट दैट टाइम मैं आई वॉज क्लियर कि भाई सचिन सर सेकंड नंबर पे और विराट फर्स्ट नंबर पे, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंचुरीज। 50 सेंचुरीज विराट कोहली के नाम पर थी और 49 सेंचुरीज सचिन तेंदुलकर के नाम पर थी। तो जैसे ही ऑप्शन रिवील हुए, फर्स्ट विराट, सेकंड सचिन, थर्ड रोहित शर्मा एक ऑप्शन था, और सेकंड
सौरव गांगुली। तो रोहित शर्मा और सौरव गांगुली में मुझे ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं हुआ। अगर रोहित शर्मा की जगह दूसरा कोई ऑप्शन में नाम आता, राहुल द्रविड़ या वीरेंद्र सहवाग या दूसरा कोई, तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था मुझे और वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी। तो इसमें ज़्यादा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, तो सीधा मैंने लॉक कर दिया और मेरा आई थिंक 3.82 या 84 समथिंग अराउंड उसमें आंसर मैंने दे दिया, सबमिट कर दिया अच्छे से। सबमिट जो लॉक का बटन होता है उस पर भी मैंने अच्छे खासा 2-3 बार प्रेस कर दिया। मुझे लगा कि एक बार में हो या ना हो, फिर तो ऐसे सबमिट करके मैं सर नीचे झुका कर बैठ गया। तो जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मतलब जिस पल का मैं इंतज़ार कर रहा था वो पल फाइनली पूरा हो चुका था। मेरा जो सपना था वो पूरा हो चुका था और मैं मेरे पहले ही अटेम्प्ट में हॉट सीट तक जाने में सफल रहा था। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। फिर मुझे हॉट सीट पर बैठने के बाद शुरुआत में थोड़ा सा मतलब प्रेशर फील हो रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और सारी चीज़ें एकदम अचानक से हो रही थी, तो थोड़ा सा मैं नर्वस था शुरुआत में। लेकिन सामने आपके शहंशाह महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी बैठे हुए, तो आपको अपनी बातों से उनके बात करने का जो तरीका है, वो जो रिस्पेक्ट वो देते हैं कंटेस्टेंट को सामने वाले, तो उससे आप अपने आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा खासा कंफर्टेबल किया। वो जोक्स भी करते हैं, आपको हंसाते भी है, अच्छी खासी बात करते हैं, अच्छा खासा आपको सलाह देते हैं, अच्छा खासा गाइड करते हैं। तो आप अपने आप कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा सा मुझे प्रेशर फील हो रहा था, लेकिन जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ तो मतलब मुझे उतना प्रेशर फील नहीं हो रहा था। तो मैं अच्छा खासा एट दैट टाइम कंफर्टेबल हो चुका था। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किया, अभी मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्वेश्चन के टाइम आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो मैंने की थी। तो मैं यहाँ पर आपको पूरी मेरे द्वारा जो गलतियां हुई थी वो आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन उतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ दीज 2023 फिल्म स्टारिंग रणबीर कपूर। तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनिमल था, जो कि एट दैट टाइम रिलीज़ हुई थी जस्ट। ये 1000 रुपये के लिए क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ दिस मेन इंग्रेडिएंट इन उपमा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रवा था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम लिया था कि जल्दबाजी में इजी क्वेश्चन गलत करके मतलब ऐसा ना हो कि बाकी हंसे कि गलत क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चन गलत करके आ गया। इसीलिए यहाँ पर मैंने अच्छा खासा टाइम लिया और रवा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया था यदि किसी महिला की सास का केवल एक ही बेटा है तो महिला का उसके बेटे के साथ क्या रिश्ता होगा। तो सिंपल है, अगर किसी महिला की सास का केवल एक ही बेटा होगा तो वो बेटा उस महिला का पति होगा और वो महिला जो है उसकी पत्नी होगी। तो ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसका भी करेक्ट आंसर दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 5000 रुपीज़ के अमाउंट के लिए। द गजराज सिस्टम इज़ एन इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवे टू डिटेक्ट एंड प्रोटेक्ट विच एनिमल। तो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और ना ही मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, लेकिन मैंने क्लिक किया गजराज इस शब्द को। गजराज मतलब सिंपल हाथी होता है, तो गजराज से रिलेटेड मतलब क्लिक हो गया, इसलिए मैंने एलिफेंट बोल दिया। सिंपल सा होता है। आप मतलब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सिंपल से ध्यान से एक ही काम करना है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और ऐसे वर्ड्स आपको क्रैक करने होते हैं क्वेश्चन में, जिससे कि आपको आंसर देने में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो इस क्वेश्चन का मैंने इजीली दे दिया आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया 10,000 रुपीज़ के अमाउंट के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ दिस विच वन हैज़ लार्जेस्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पर वैल्यूज़ दी गई थी। ऑप्शन ए में दिया गया था 110 डिवाइड बाई 5, सेकेंड में दिया गया था 110 डिवाइड बाई 2, थर्ड में दिया गया था ऑप्शन सी में 110 डिवाइड बाई 10, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था 110 डिवाइड बाई 11। तो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया एक्चुअली। वहाँ पर बताना चाहूँ तो ऑनेस्टली वहाँ पर मैंने सीधा कैलकुलेट कर डाला, क्योंकि मुझे लगा अगर जल्दबाजी में दे दिया, अगर गलत हो गया तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैंने वहाँ पर कैलकुलेट करके जवाब दे दिया। तो अगर ऐसे कोई आपसे क्वेश्चन आता है जब भी आप केबीसी में हॉट सीट तक जाएंगे, तो मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बता दूँ। जब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एक न्यूमरेटर वैल्यू होती है और एक डिनोमिनेटर वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ट्रिक इतना सिंपल है। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है, जितनी वैल्यू छोटी होगी उतनी ही उसकी जो वैल्यू आती है वो लार्जेस्ट आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप 110 डिवाइड बाय 2,
2 मतलब ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो छोटी है, तो इसका जो टोटल आएगा वो ज़्यादा ही आएगा, 55 आएगा। और जितनी डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है उतना ही उसका जो रिमेनिंग वैल्यू होता है वो उसका छोटा आएगा। जैसे कि 110 डिवाइड बाई 5 रिमेनिंग 22 आता है, 110 डिवाइड बाई 11 10 आएगा। तो इस बेसिक ट्रिक से आप मतलब इजीली और कंफर्टेबली आंसर कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना होता है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम होता है। तो सिर्फ ऐसी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर वैल्यू जितनी छोटी होती है उतना ही उसका जो वैल्यू आती है वो बड़ी आती है, और जितनी डिनोमिनेटर वैल्यू बड़ी होती है उतनी वैल्यू छोटी आती है जो आंसर में आती है वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था अभी, जब मैंने प्रेशर थोड़ा सा फील किया वो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था ₹20,000 अमाउंट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बताना था। तो ऑप्शंस दिए गए थे 26 जनवरी, 4 जुलाई, 2 अक्टूबर, 1 दिसंबर। तो मुझे इतना तो पता था, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को है, महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर, और उनका स्टैंड जो होता है अहिंसा के खिलाफ। एट दैट टाइम मैं क्वाइट इनफ मतलब प्रीटी श्योर था कि 2 अक्टूबर ही है। लेकिन मैंने फिर से एक बार पढ़ा तो इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के बारे में बताया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने एग्जैक्टली इंटरनेशनल अहिंसा दिवस के बारे में कभी पढ़ा भी नहीं था, इतना मतलब ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली। तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ। और जो बाकी ऑप्शन थे, एक तो पता था 26 जनवरी नए रिपब्लिक डे होता है, फिर 4 जुलाई जो होता है उसके बारे में नहीं पता था, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, 4 जुलाई को क्या होता है ये पता नहीं था। तो मुझे एट दैट टाइम बहुत प्रेशर फील हुआ था, और मुझे लगा अगर यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो अच्छा नहीं रहेगा। इसी वजह से मैंने वहाँ पर लाइफ लाइन ले ली। थोड़ा सा सोचने के बाद अगर मतलब होता तो मैं आंसर कर पाता, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पर अच्छा खासा टाइम लिया था, 17 सेकंड बाकी थे एट दैट टाइम, मैंने तब बोला था लाइफ लाइन लेने के लिए। अगर ये मुझे थोड़ा 4 जुलाई का क्लियर होता ना, 4 जुलाई मतलब यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ये थोड़ा क्लियर होता तो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 अक्टूबर बोल देता विदाउट एनी लाइफ लाइन। बट मुझे थोड़ा सा नेशनल इंटरनेशनल का कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन इस वजह से था क्योंकि कुछ डेट्स होती है जो यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर की जाती है, वो भी अलग होती है, इंडिया में अलग होती है, और जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है उसका अलग होती है। तो इस वजह से मेरा ये लॉजिक था कि भाई थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, तो यहाँ पर बेटर है कि लाइफ लाइन ली जाए। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर की वजह से डबल डिप लाइफ लाइन को लेना सही समझा। और डबल डिप लाइफ लाइन यहाँ पर लेने का मेरा पर्पज़ ये था, मुझे पता था डबल डिप लाइफ लाइन जो है बड़े क्वेश्चंस पर वर्क नहीं करते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन होने की वजह से अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेटर समझा कि डबल डिप लाइफ लाइन ली जाए, तो मैंने डबल डिप लाइफ लाइन ली, और फर्स्ट ऑप्शन मैंने ऑप्शन सी बताया जो कि करेक्ट था। सिर्फ प्रेशर की वजह से मुझे थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ, इस वजह से मुझे लाइफ लाइन लेनी पड़ी। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी लाइफ लाइन लेने में। तो अगर आपके साथ ऐसा अगर कभी हो जब आप हॉट सीट पर बैठे हुए हो, तो सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। जब आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो अपने आप करेक्ट आंसर देना आपको आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, महाभारत में इनमें से कौन सा शब्द युद्ध के लिए, सेना के लिए एक व्यवस्था को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था व्यू, जिसको चक्रव्यूह बोलते हैं। इसका आंसर करेक्ट दे दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया 80,000 रुपीज़ के लिए, नाइजेल कोलेट की जो बुक है द बुचर ऑफ अमृतसर, इसका विषय कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो रेजिनाल्ड डायर, जो मैंने दे दिया था। आई वॉज प्रिटी श्योर कि यही आंसर है, क्योंकि द बुचर ऑफ अमृतसर इनको बोला जाता है बिकॉज जो जालियनवाला बाग का नरसंहार हुआ था, हत्याकांड हुआ था, इन्हीं के आदेश पर हुआ था। ये मेरे माइंड में क्लियर था कि द बुचर ऑफ अमृतसर इनको क्यों बोला जाता है। तो फिर जैसे ही मैंने आंसर बताया तो बच्चन सर ने मुझसे पूछा कि आपको क्यों लगता है कि ये सही आंसर है। तो एट दैट टाइम मतलब मुझे एक्सप्लेन करने में दिक्कत हो रही थी, मेरे माइंड में क्लियर था लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था कि जो जालियनवाला बाग का जो नरसंहार हुआ था, जो हत्या हुई थी, इन्हीं के आदेश पर हुई थी। मैं ये बोल नहीं पा रहा था, तो मैंने ऐसा बोल दिया कि बाकियों का इसमें रोल नहीं था, मतलब जो द बुचर ऑफ अमृतसर इनको जिस वजह से बोला जाता है उनके लिए। तो इतना तो मुझे पता था कि रीजनल डायर करेक्ट आंसर है, वहाँ पर मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं था, ना ही प्रेशर था। आई वॉज प्रीटी श्योर कि यही आंसर है, मैंने बोल दिया।
तो सही निकला आंसर। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बता दो आपको। तो रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे बंगाल प्रेसिडेंसी के। कर्जन वायली जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे 1899 टू 1905 तक। और जो वारन हेस्टिंग थे फॉर्मर गवर्नर ऑफ इंडिया थे। तो ये चार ऑप्शन थे। तो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का मुझे कन्फ्यूजन नहीं था, तो मैंने आंसर अच्छे से दे दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आया 1.6 लाख रुपीज़ का। हु इज़ द फर्स्ट बैट्समैन और प्लेयर टू स्कोर ए डबल 100 इन ओडीआई विच बैटिंग सेकेंड व्हाइल बैटिंग सेकेंड, सॉरी मतलब ऐसे कौन से प्लेयर है क्रिकेट में जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में डबल 100 लगाया, डबल सेंचुरी मतलब 200 रन बनाए सेकेंड टाइम बैटिंग करते हुए, मतलब टारगेट को चेस करते हुए। इनमें से ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए क्रिस गेल, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन डी ग्लेन मैक्सवेल। रोहित शर्मा की वजह से मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, तो मैंने शुरुआत में रोहित शर्मा बोल दिया था, क्योंकि सीधा एक ही क्लिक हुआ कि रोहित शर्मा ने पहले फर्स्ट प्लेयर थे टू स्कोर डबल 100 इन वन डे, तो मैंने सीधे रोहित शर्मा बोल दिया था। मतलब ऐसा नहीं बोला था कि लॉक कर दीजिए, मुझे लग रहा है ऐसा बोला था, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। क्योंकि जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें अभी ऑप्शन डी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ग्लेन मैक्सवेल, उन्होंने वो वर्ल्ड कप में स्कोर किए थे, सेकेंड इनिंग में किए थे डबल 100 अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप में स्कोर किए थे। यहाँ पर ओडीआई पूछा था, ओडीआई और वर्ल्ड कप का ओडीआई वो सेम होता है, ये मुझे एट दैट टाइम क्लियर था। बट सिर्फ वहाँ पर वनडे इंटरनेशनल पूछा गया था क्वेश्चन में, और ग्लेन मैक्सवेल ने बनाए थे वर्ल्ड कप में, जो कि वनडे इंटरनेशनल का ही वर्ल्ड कप होता है। दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो मुझे सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, और ये भी पता नहीं था कि क्रिस गेल ने मतलब फर्स्ट इनिंग में डबल 100 स्कोर किया था या सेकंड इनिंग में। रोहित शर्मा से रिलेटेड भी नहीं पता था, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में स्कोर किया है या सेकंड इनिंग में। और वीरेंद्र सहवाग का भी पता नहीं था। तो यहाँ पर मैं अच्छा खासा कंफ्यूज हुआ था, टोटली ब्लैंक। तो यहाँ पर कुछ भी मुझे सूझ नहीं रहा था, तो सीधा मैंने लाइफलाइन के लिए बोल दिया। अगर या थोड़ा मुझे अगर वनडे और वर्ल्ड कप से रिलेटेड कन्फ्यूजन ना हुआ होता, तो मैं सीधा ग्लेन मैक्सवेल बोल देता। तो यहाँ पर मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था, तो मैंने ऑडियंस पोल लाइफ लाइन ले ली और मैंने करेक्ट आंसर दे दिया जो भी है। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। तो यहाँ पर अच्छा खासा कन्फ्यूजन हुआ सिर्फ वर्ड की वजह से। वैसे आंसर पता था मुझे, बट कन्फ्यूजन की वजह से, और यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर मुझे भी फील हुआ था। फिर आया क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन वो था जो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ था कि 100% आएगा, और आई वॉज क्वाइट श्योर कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली मुझसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 3,20,000 रुपीज़ के अमाउंट का होता है, जिससे कि आपका आंसर करने के बाद दूसरा पड़ाव पार हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, हेवियर मिले वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन 2023। तो हेवियर मिले जो है एट दैट टाइम अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। जस्ट इलेक्शन हुए थे और एट दैट टाइम रिजल्ट आया था। और ये जो न्यूज़ है मैंने न्यूज़पेपर में ही पढ़ी थी, एंड एकदम अच्छे से याद कर ली थी। एट दैट टाइम मैं श्योर था कि जब भी अगर केबीसी में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर था। तो वो क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर मैंने इजीली दूसरा जो पड़ाव है वो पार कर लिया। फिर आई बारी सुपर संदूक की। सुपर संदूक में 10 क्वेश्चन पूछे गए, 90 सेकंड समय दिया गया। 7 क्वेश्चन करेक्ट थे मेरे, 3 गलत हुए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ ₹10 कॉइन मेड ऑफ मेटल। करेक्ट आंसर दिया था मैंने, विच एंट लेज एग्स। तो इसको मैंने बाद में आंसर दिया था, पहले इसको मैंने पास किया था। क्वीन करेक्ट आंसर है इसका। फिर क्वेश्चन पूछा गया था, पुष्कर सिंह धामी सीएम ऑफ उत्तराखंड। करेक्ट आंसर दिया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंचिलेडास आर पार्ट ऑफ विच क्यूजिन। तो ये मेक्सिकन क्यूजिन का पार्ट है, मैंने चाइनीज़ बोल दिया था, तो ये गलत है। फर्स्ट नेम ऑफ डायरेक्टर स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के जो डायरेक्टर, उनका नाम हुए डैनी बोयल। तो डैनी करेक्ट आंसर था, ये भी सही जवाब दिया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेडियम नॉट नोन फॉर होस्टिंग क्रिकेट मैचेस। तो इसका करेक्ट आंसर था कलिंगा। बाकी तीनों ऑप्शन में थे एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम। तो इजी था ये क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ दीज अवेल्ड थ्रू बाय मुद्रा योजना। तो इसकी तरह मतलब वजह से आपको लोन दिया जाता है मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो मुद्रा योजना जो होती है, लोन प्रोवाइडेड फॉर स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ऐसा इसका फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर दे दिया था मैंने। फिर एक क्वेश्चन पूछा था, शक्ति कपूर प्ले
क्राइम मास्टर गोगो रोल इन विच मूवी, तो ये अंदाज़ अपना अपना मूवी में उन्होंने इस रोल को प्ले किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, सुमित अंतिल पैरालंपिक चैंपियन इन विच ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था जेवलिन थ्रो। मैंने गलती से 100 मीटर्स बोल दिया था, ये भी क्वेश्चन करेक्ट रॉन्ग हो गया था मेरा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज सम ऑफ ऑल दी इंटरनल एंगल ऑफ स्क्वायर, तो इसका आंसर भी मुझसे गलत हो गया था, मैंने 0 डिग्री बोल दिया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 360 डिग्री, जो कि बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन मुझसे गलत हो गया, क्योंकि हर जो एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे 4 एंगल 360 डिग्री टोटल होता है, तो ये भी क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया था। तो ऐसे में 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन के मैंने आंसर करेक्ट दे दिए, और मैंने फिर से एक बार ऑडियंस पोल लाइफलाइन को जीवित कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आया, क्वेश्चन पूछा गया, द DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद वाज रीनेम्ड आफ्टर विच साइंटिस्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन दिए गए डॉक्टर राजा रमन्ना, ऑप्शन बी था डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एंड ऑप्शन डी था डॉक्टर होमी बाबा। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा कन्फ्यूजन था, क्योंकि सारे साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर मैं जो क्लिक नहीं कर पाया वो मिसाइल वर्ड क्लिक नहीं कर पाया। मिसाइल वर्ड से अगर किसी कॉम्प्लेक्स का नाम अगर पहले कुछ और था और वो बदल दिया गया है, तो डेफिनेटली अगर मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम होगा तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम, उन्हीं के नाम पर रखा जाना चाहिए। तो एट दैट टाइम मिसाइल ये वर्ड मुझे क्लिक नहीं हुआ था, क्योंकि बिकॉज ऑफ सब नाम जो है सिमिलर फील्ड से लग रहे थे, और अच्छा खासा इस क्वेश्चन ने कंफ्यूज कर दिया था। थोड़ा इस क्वेश्चन पर मुझे समय लेना चाहिए था, ये मेरी गलती थी। समय अगर लेता तो मैं विदाउट लाइफलाइन यूज़ किए इसको आंसर कर देता। अगर मिसाइल से मिसाइल मैन में क्लिक कर लेता वर्ड और APJ अब्दुल कलाम सर बोल देता तो सही हो जाता। तो कन्फ्यूजन की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो मैंने लाइफलाइन को यूज़ करना ही बेटर समझा, और उस क्वेश्चन का ऑडियंस पोल इस लाइफलाइन को यूज़ करके मैंने आंसर दे दिया। तो जैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद फिर क्वेश्चन आया, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री हैज़ ए नेशनल एपिक नेम्ड रामाकियन, ए वर्जन ऑफ द रामायणा। तो ऑप्शन थे नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, जापान। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं इतना तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि म्यांमार जापान का रामायण से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। ये दोनों ऑप्शन मैंने एट दैट टाइम तुरंत के तुरंत एलिमिनेट कर दिए थे। अभी बचे 2 ऑप्शन, नेपाल, थाईलैंड। मुझे इतना पता था नेपाल में कल्चर तो है डेफिनेटली, लेकिन रामायण का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। और मुझे इतना पता था कि थाईलैंड में जो है मतलब मोनार्ची होती है, जो राजघराने होते हैं, उनकी जो सत्ता होती है वहाँ पर है, और उन पर अच्छा खासा रामायण का इन्फ्लुएंस है, मुझे इतना 100% पता था। लेकिन मुझे लगा गलती नहीं करनी चाहिए, एक लाइफलाइन है यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी बहुत बड़ी गलती थी, लाइफलाइन को इसी क्वेश्चन पर भी यूज़ करना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा आपको, जो भी क्वेश्चन हो, जब आप दूसरा पड़ाव पार करते हैं, अगर आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम लेकर सोचिए, वहाँ पर आप लाइफलाइन बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ होने के बाद भी मैंने लाइफलाइन ले लिया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो मैंने बोल दिया कि लाइफलाइन लेनी है, और लाइफलाइन लेने के बाद जो मेरे वीडियो कॉल फ्रेंड वाले दोस्त थे, उनको भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, तो उन्होंने नहीं बताया। अच्छा हुआ उन्होंने गलती से नेपाल नहीं बोल दिया, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता। लेकिन मैं इतना तो श्योर था कि थाईलैंड ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वीडियो कॉल की लाइफलाइन मेरी वेस्ट हो गई, जो कि बहुत ही मुझे एट दैट टाइम बुरा लगा। तो आपको अभी तो वीडियो कॉल फ्रेंड लाइफलाइन चेंज होने वाली है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सपर्ट द एडवाइस अच्छी लाइफलाइन है, मतलब इसके कंपैरिजन में। तो एट दैट टाइम जब कॉल डिस्कनेक्ट हुआ, थोड़ा मायूस हुआ, क्योंकि मेरी लाइफलाइन जो है वेस्ट चली गई थी। तो मैंने थोड़ा सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर तो इन्हीं 2 में से है। फिर मैंने थोड़ा सा माइंड को एकदम रिलैक्स करके सोचा कि नेपाल में इतना तो मैं 100% श्योर हूँ कि कल्चर है, लेकिन इन्फ्लुएंस उतना नहीं है। तो आई एम 100% श्योर कि चाहे जो भी हो, आंसर इज़ थाईलैंड। तो मैंने थाईलैंड आंसर बोल दिया, और ये सही था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अगर 2 ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूजन हो तो एट दैट टाइम लाइफलाइन लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप फिगर आउट कर सकते हैं 2 ऑप्शंस में कौन सा सही है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होता है। थोड़ा सा आपको थॉट पर जोर देने की ज़रूरत होती है। तो इन क्वेश्चंस के बारे में मुझे दूर तो कोई मतलब जानकारी नहीं थी। जैसे कि DRDO मिसाइल कॉम्प्लेक्स, ये जो क्वेश्चन था ना, ये नाम बदला गया था इन 2020। तो
उस समय का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था इन ईयर 2023, और ये रामाखेन से रिलेटेड भी मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे थोड़ा सा जब आप प्रेशर फील करते हैं तो गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाती है। जब तक मैंने प्रेशर फील नहीं किया था, एकदम रिलैक्स आंसर करते जा रहा था, तो मुझे कुछ उतनी दिक्कत नहीं हुई थी। जब प्रेशर फील करने लगा तो अपने आप गलतियाँ होनी स्टार्ट हो गई। तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है। तो ऐसे में मैंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर दिया। फिर आया लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 25 लाख रुपीज़ अमाउंट के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। ऐसा कौन सा वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाते समय आपके शरीर का कोई भी भाग उसे स्पर्श ना करता हो। तो ऑप्शंस दिए गए थे शामसियन, शो, ओकेरिना, थेरेमिन। इन चारों के नाम मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुने थे। एक्चुअली जैसे क्वेश्चन आया था मुझे लगा मैं तो इसको इजीली आंसर कर दूंगा, ऐसा मेरा थॉट था एक। लेकिन ये ऑप्शन जब मेरे सामने आया तो मैं एकदम, मेरा माइंड एकदम शॉक हो गया, क्योंकि ये नाम मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुने हुए थे। ना ही शामसियन, ना शो, ना ओकेरिना, ना थेरेमिन। बट इतना 100% श्योर था कि ये जो ऑप्शन भी है शो, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, ये श्योर था मैं। हो सकता है मैंने किसी वीडियो में शो के बारे में कुछ सुना होगा तो मेरे माइंड में था वो, लेकिन मैंने इंस्ट्रूमेंट को देखा नहीं था। बट इतना श्योर था कि ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग आंसर। तो बाकी तीन में अभी मुझे ऐसा लगा कि गलत करने से बेटर है क्विट कर लिया जाए, क्योंकि अगर कुछ मिल रहा है उसे लेने में ही आपकी भलाई होती है। जो आपको ऊपर वाला देता है, ईश्वर देता है, उसको एक्सेप्ट करने में भलाई होती है। जिद करके कुछ पाने में मतलब नहीं होता है। जो आपको मिलता है उसमें ही सेटिस्फाई रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि इसका गलत आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ, और क्वेश्चन गलत करके मैं 3,20,000 पर वापस से नहीं जाना चाहता। तो आई डिसाइडेड टू क्विट, और मैंने क्विट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था थेरेमिन। तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो कि रशिया में इन्वेंट किया गया था। लियोन थेरेमिन, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम था थेरेमिन। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इसका जब प्ले करते हैं तो ये हवा में बजाया जाता है, वो फ्रीक्वेंसी कैच करता है आपकी हैंड मूवमेंट की, तो ऐसे इसको बजाया जाता है। तो इससे रिलेटेड मैंने फिर रिसर्च किया, तो ये जो है 1920 में इसको इन्वेंट किया गया था, और 2020 में, मतलब इसका रेफरेंस भी नहीं मिल रहा था। अगर हमारे देश में देखा जाए तो इसका रेफरेंस भी नहीं मिला था। इसके मुझे सिर्फ दो रेफरेंस मिले। एक द हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है, उसमें इसके बारे में आर्टिकल छपा था। कब छपा था? इन ईयर 2020। एट द टाइम लॉकडाउन था, तो उस समय इसका एक आर्टिकल आया था। क्यों आया था? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट को जो है 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके थे, क्योंकि 1920 को इन्वेंट किया गया था। तो एक वो रेफरेंस मिला, और सेकंड रेफरेंस एक मिला, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक वीडियो था। और बाकी जो वीडियोस थे वो जो फॉरेनर यूट्यूबर्स के होते हैं, उनके जो चैनल्स होते हैं उन पर अवेलेबल था। तो इंडिया से रिलेटेड, हमारे कंट्री से रिलेटेड जो भी रेफरेंस मिले मुझे, ऐसे सिर्फ दो ही रेफरेंस मिले, जिसमें आई फाउंड दैट थेरेमिन इज़ दैट इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी प्लेड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ऐसा कुछ था मेरा केबीसी का गेम, केबीसी प्ले अलॉन्ग का गेम, जो मैंने कैसे कैसे करके मैनेज किया, 12,50,000 तक जीता। अगर मैं 2-3 गलतियां नहीं करता, जैसे कि मैंने पहले डबल डिप लाइफ लाइन यूज़ करी, अहिंसा दिवस वाला जो क्वेश्चन था इंटरनेशनल, वहाँ पर अगर ना यूज़ करी होती बिकॉज ऑफ प्रेशर, DRDO एंड वो ग्लेन मैक्सवेल वाला क्वेश्चन वहाँ पर नहीं यूज़ करी होती, तो मेरी कम से कम तीनों लाइफ लाइन यहाँ तक आते आते बच जाती। क्वेश्चन नंबर 13 25 लाख तक आते आते, और आई वॉज प्रीटी श्योर कि कम से कम 50 लाख वाले क्वेश्चन तक तो मैं पहुंचता ही पहुंचता। अगर आपके पास 25 लाख के क्वेश्चन तक आने के बाद 3 लाइफ लाइन जीवित है, तो आप 50 लाख भी क्वेश्चन कैसे भी सही आंसर कर लेते। ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण मैं, मतलब, नहीं पहुंच पाया आगे, जो कि मैं पहुंच सकता था। मेरी गलतियों की वजह से लाइफ लाइन मैंने एकदम जहाँ पर यूज़ करनी चाहिए थी वहाँ पर नहीं की, और जहाँ पर मतलब करनी नहीं थी इजी क्वेश्चंस पर कर ली। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर मैं ये थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाकर थोड़ा सा सोचता, और अच्छी लाइफ लाइन यूज़ करने की बजाय उसको सेव करके रखता, और थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करता, तो हो सकता था मैं आंसर कर सकता था, थोड़ा सा अगर सोचता तो ऐसी कुछ गलतियों की वजह से फिर मुझे, जो मैं खुश था, जो भी 12,50,000 मैंने धनराशि जीती उसमें मैं खुश था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर ये गलतियां नहीं करता तो और मेरा गेम अच्छा हो सकता था, इतना तो मुझे पता था। तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि केबीसी प्ले अलॉन्ग में क्या प्रेशर होता है, क्या कैसा एटमॉस्फेयर होता है,
और क्या फ़ील होता है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बनी है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर क्या होता है, अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता तो अलग अलग बनाना पड़ता। इससे बेटर मुझे लगा कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें एक बार के लिए बता दी जाए, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा मतलब वेस्ट ना हो, पहले एक पार्ट फिर एक पार्ट। तो इसी वजह से एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताना सही समझा। आई होप आपको पसंद आई ये वीडियो एंड रियली सॉरी फॉर कि इतनी ज़्यादा लेंथ में वीडियो मैंने बनाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब कुछ आइडिया हो गया होगा। जब भी आप अभी एपिसोड स्टार्ट होने के बाद प्ले अलॉन्ग से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन आने दीजिए, उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी मदद करूंगा। मेरी तरफ से जितना भी हो सके आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, आपका जो सपना है केबीसी में जाने का, हर किसी का सपना एक ना एक दिन डेफिनेटली पूरा होता है। जैसे मेरा पूरा हुआ आपका भी पूरा होगा। तो फिर ऐसा ही कुछ प्रेशर हैंडल करते करते फाइनली मैं 12,50,000 की धनराशि जीतने में कामयाब हुआ। और आफ्टर दैट मैं मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ, रिलैक्स हुआ। अदरवाइज़ बहुत प्रेशर था। जैसे जैसे मैं लाइफलाइन वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर यूज़ नहीं करनी चाहिए थे, तो थोड़ा सा मतलब प्रेशर में फील कर रहा था। गेम ख़त्म होने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। फिर जैसे ही गेम हमारा कंप्लीट हुआ, हमको मतलब बाहर वेट करने के लिए बताया जाता है जो कंटेस्टेंट होते हैं। एंड एट दैट टाइम क्या होता है, मेरी जो ये लाइफलाइन जल्दबाजी में यूज़ करने की रीज़न ये भी है कि प्ले अलॉन्ग जब 2022 में होता था तो उस केबीसी टीम का एक पर्पज़ होता है कि 2 कंटेस्टेंट कम से कम खेलने चाहिए एट एनी कॉस्ट। एंड एट दैट टाइम ऐसा नहीं था। अभी जो बदलाव इंडियन चैलेंजर्स वीक में किया गया कि एक वीक स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीक दिया गया था इंडियन चैलेंजर्स वीक के प्लेयर को। मतलब 10 में से कम 5, 6, 7 प्लेयर्स आराम से खेलकर जा सकते हैं आउट सीट पर बैठकर। बट दैट टाइम वैसा नहीं था बिल्कुल। एक दिन का शूट था, मतलब 4 घंटे का शूट था लगभग। मेरा मॉर्निंग में 9 बजे शूट स्टार्ट हुआ था और मैं 11 या 11:30 बजे तक हॉट सीट पर बैठा हुआ था, या 12 बजे तक आई थिंक। तो 2 ही कंटेस्टेंट मैक्सिमम आ पाते थे। मान लीजिए पहला कंटेस्टेंट अगर 50 लाख या 1 करोड़ तक खेल कर गया तो वो अकेला कंटेस्टेंट खेल जाता था। अगर पहला कंटेस्टेंट 25 लाख तक खेल गया तो दूसरे कंटेस्टेंट को मौका मिलता था, क्योंकि 4 या 5 घंटे का ही शूट का टाइम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा प्रेशर होता है और वहाँ पर दूसरे कंटेस्टेंट को भी मौका दिया जाता है। तो इंडियन चैलेंजर्स वीक में ये अच्छा बदलाव किया गया कि एक डेडिकेटेड पूरा वीक दिया गया, जिससे कि बाकी जो कंटेस्टेंट है उनको भी चांस मिलना चाहिए। और हमारे टाइम पे सीज़न 15 में सिर्फ दोनों को मौका मिला, एक मुझे और एंड आफ्टर मी एक कंटेस्टेंट आई थी हिमाचल प्रदेश से। तो उनके बाद जो 8 कंटेस्टेंट आए थे उनको वैसे ही खाली हाथ वापस जाना पड़ा, जो कि अनफॉर्चुनेटली मतलब एक सैड लगता है थोड़ा सा। केबीसी ने एक अच्छा खासा बदलाव किया है, तो पहले ऐसा नहीं होता था। फिर आफ्टर शूटिंग कंप्लीट कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है, थोड़ा शूटिंग वगैरह, वो एको लाइफलाइन जो होती है स्पॉन्सर होते हैं केबीसी के, तो उसमें एक हमारा वीडियो रिकॉर्ड किया गया। जो जो कंटेस्टेंट जब ये जो डबल डिप लाइफलाइन होती है सक्सेसफुली यूज़ करते हैं तो उनका एक मतलब वीडियो शूट किया जाता है कि आपको कैसा लगा लाइफलाइन यूज़ करके, कितना कन्वीनियंट लगा ऐसा। फिर आफ्टर दैट हमको मतलब जाने के लिए बताया गया। फिर होटल पर जाने के बाद सेम डे रेस्ट किया गया पूरा, और नेक्स्ट डे हमने चेकआउट किया था और फिर वापस आ गए थे। तो ऐसी थी कुछ मेरी जर्नी। आई होप आपको आइडिया हो गई होगी कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। फिर भी मैं उतना ठीक से नहीं बता पाया हूँ इतनी लंबी होने के बाद भी। आई होप अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, सवाल हो, आप मुझसे बिल्कुल भी पूछ सकते हैं। कभी भी पूछिए कमेंट सेक्शन में, या फिर कहीं पर भी मैसेज करके पूछिए। मैं आपको पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। और जैसे ही सीज़न के एपिसोड स्टार्ट होते हैं, सीज़न 17 के टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होने के बाद, मैं आपके लिए डेडिकेटेड प्ले अलॉन्ग से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको अप्रोच रखना है, कैसे स्ट्रैटेजी रखनी है, जिससे कि आपका जो हॉट सीट पर जाने का सपना है वह पूरा हो सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।